तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको याद होगा कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का न्यूमेरिकल बना रहे थे भाई। और हम लोग अपने असाइनमेंट का 11 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं ना जी। तो एक काम करिए, सबसे पहले अपनी कॉपी निकाल लीजिए भाई। कॉपी निकालिए फटाफट। कॉपी निकालिए, फिर असाइनमेंट का जो क्वेश्चन है अपने सामने रखिए। और भाई क्वेश्चन और साथ साथ जो आंसर हम बनाएंगे उन सबको लगातार नोट करते चलिए। चलिए भाई, अब 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले हमको कुछ नोट्स देना है। उस नोट्स को हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि ये नोट्स ऐसा है जो आगे काफ़ी काम करेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है भाई, तो चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 12 बाद में देखेंगे, पहले नोट देख लो। और वो नोट में हम दिखा रहे हैं आपको कि पहले ये एक पेड़ है। पहले पेड़ की लंबाई कम थी h1। भाई पहले एक पेड़ था, पहले छोटा पेड़ है जिसकी लंबाई h1 है। कुछ दिनों के बाद से ये पेड़ लंबा हो गया और उसकी लंबाई बढ़ गई, और बाद में लंबाई हो गई h2। जैसे कि आप पहले छोटे होते हैं तो आपका हाइट 2 फीट है, बाद में आप जब बड़े हो जाते हैं तो आपका हाइट अगर 5 फीट हो जाए तो 2 फीट, और बाद में 5 फीट, तो आपका हाइट कितना बढ़ गया? तो भाई आपका हाइट बढ़ गया 3 फीट। आप तो डायरेक्ट कह देते हैं हाइट में परिवर्तन मेरा 3 फीट हुआ। तो यहाँ पे हम दो चीज़ देखेंगे कि हाइट h1 से बढ़ के अगर h2 हो जाए तो हाइट में कितना परिवर्तन होता है और हाइट में कितना परसेंटेज परिवर्तन होता है। दो चीज़, हाइट h में कितना परिवर्तन हुआ, कितना बढ़ गया हुआ, और साथ साथ कितना परसेंटेज चेंज हुआ, क्योंकि परसेंटेज चेंज अब हमारे पास आने वाला है ना जी। तो भाई पहले आप 2 फीट के थे, बाद में 5 फीट हो गए, तो आपका हाइट बढ़ गया। 2 फीट से 5 फीट हो गया तो 3 फीट और बढ़ गया। तो हाइट में परिवर्तन। चलो भाई, पेड़ की पहले ऊंचाई h1 थी, बाद में ऊंचाई h2 हो गई, तो पेड़ का हाइट इतना बढ़ा। पेड़ के हाइट में ये परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन को डेल्टा से सूचित करते हैं। डेल्टा यानी परिवर्तन, लेकिन हाइट में जो परिवर्तन इतना हुआ, इतना एक्स्ट्रा हाइट बढ़ गया, तो हाइट में परिवर्तन, परिवर्तन मतलब डेल्टा, और हाइट में मतलब डेल्टा एच। तो ये पेड़ के हाइट में परिवर्तन डेल्टा एच बराबर क्या होगा? h2 माइनस h1, क्योंकि पहले हाइट h1 था, बाद में h2 हो गया। तो हाइट में परिवर्तन, अगर हाइट में परिवर्तन निकालना है तो h1 है, बाद में h2 हो गया, तो हाइट में परिवर्तन h2 माइनस h1। अंतिम हाइट माइनस प्रारंभिक हाइट। वही पहली चीज़ तो हमको निकालना था हाइट में परिवर्तन। हाइट में परिवर्तन डेल्टा एच बराबर h2 माइनस h1। बाबू जैसे कि तुम 2 फीट के होते, बाद में 5 फीट हो जाते हो, तो तुम्हारा हाइट में परिवर्तन निकालना होता है, तो 5 में से 2 को घटा देते हो, यानी h2 में से h1 घटा देते हो, तो हाइट में परिवर्तन हो गया। और बी नंबर, अब हाइट में ये परिवर्तन नहीं, हाइट में कितने परसेंट का चेंज, तो परसेंटेज चेंज अगर निकालना है, परसेंटेज चेंज इन हाइट, तो परसेंटेज चेंज कभी भी निकलता है तो परसेंटेज चेंज का सूत्र होता है अंतिम हाइट h2 माइनस प्रारंभिक हाइट h1 बटा प्रारंभिक हाइट h1 इंटू 100%। तो ये हाइट में भाई परसेंटेज चेंज होता है, आपको याद रखना होगा। तो भाई बताओ फटाफट, अगर पहले पेड़ की लंबाई h1 थी, h1 से अगर पेड़ की लंबाई h2 हो जाए, कितना हो जाए? पहले पेड़ की लंबाई h1 थी, बाद में h2 हो जाए, तो पेड़ की लंबाई में परसेंटेज चेंज, चेंज नहीं परसेंटेज चेंज इन हाइट बराबर हो जाएगा h2 माइनस h1 बटा h1, h2 माइनस h1 बटा h1 इंटू 100%, यानी अंतिम माइनस प्रारंभिक बटा प्रारंभिक इंटू 100। बाबू परसेंटेज चेंज का जनरल फॉर्मूला जान लो। जनरल फार्मूला, और किसी भी चीज़ में परसेंटेज चेंज निकालना है, कौन सा चेंज? किसी भी चीज़ में परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला था फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू बटा इनिशियल वैल्यू इंटू 100%। तो ये होता है परसेंटेज चेंज। बाबू याद रखिएगा, किसी भी चीज़ में परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है अंतिम मान यानी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, इनिशियल यानी प्रारंभिक। तो भाई अंतिम माइनस प्रारंभिक बटा प्रारंभिक इंटू 100। हिंदी में लिखें फाइनल मतलब अंतिम, तो भाई फाइनल मतलब अंतिम, माइनस
इनिशियल मतलब प्रारंभिक बटा इनिशियल मतलब प्रारंभिक इनटू 100%। तो भाई परसेंटेज चेंज का जनरल फार्मूला हो गया, किसी भी चीज़ में भाई परसेंटेज चेंज निकालना है तो अंतिम माइनस प्रारंभिक बटा प्रारंभिक इंटू 100%। अब वो यहाँ तक हमको समझना था, हमने समझ लिया परसेंटेज चेंज के बारे में। कुछ चीज़ और है जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है, अगर वो जान जाइएगा तो भाई आगे का क्वेश्चन दिक्कत नहीं करेगा। चलो भाई उसको भी हम लोग नोट के रूप में ही समझने का प्रयास करते हैं। मान लो कि कोई राशि है y बराबर है a के पावर p इंटू बी के पावर q बटा c के पावर p q r और फिर इंटू d के पावर s। मान लो भाई कि कोई राशि है y और वो y बराबर है a के पावर p इंटू बी के पावर q बटा r के पावर c के पावर r इंटू d के पावर s। तो एक छोटा सा बात आपसे पूछ रहे हैं, ये जो a देख रहे हो a b c और d, अगर तुम a b c और d को मापने में एरर कर दो, एरर मतलब त्रुटि, अगर तुम बाबू a b c और d को मापने में एरर कर दोगे तो अगर a को मापोगे त्रुटि किए, b c d में एरर किए तो y का मान सही नहीं मिलेगा, इसमें भी एरर आ जाएगा। और बाबू याद रखो अगर y बराबर a के पावर p इंटू बी के पावर q बटा c के पावर r इंटू d के पावर s हो तो इस तरह के कंडीशन के लिए y में परसेंटेज एरर, बाबू परसेंटेज एरर मतलब डेल्टा वाई परसेंट, डेल्टा वाई परसेंट क्या है, y में परसेंटेज एरर। तो y में परसेंटेज एरर मतलब डेल्टा वाई परसेंट बराबर कितना होता है, डेल्टा वाई परसेंट बराबर a के पावर p है ना, तो p को दुख के आगे, p को दुख करके आगे इनटू a में परसेंटेज एरर डेल्टा a परसेंट और फिर गुणा है ना, गुणा के लिए बस प्लस ले लो, फिर b के पावर q है तो q कूद के आगे q इंटू बी में परसेंटेज एरर, ये b है, b में परसेंटेज एरर डेल्टा b परसेंट और प्लस बट्टा भी है ना बाबू तो प्लस से होगा सी के पावर आर है तो आर कूद करके आगे इनटू आर कूद के आगे सी में परसेंटेज एरर मतलब डेल्टा सी परसेंट और प्लस डी के पावर एस, तो एस कूद करके आगे इनटू डेल्टा डी परसेंट। तो भाई ये याद रखिएगा आप लोग ना जी, हमेशा याद रखिएगा इसको। तो बाबू अगर बोलिए अगर y बराबर हो a के पावर p इंटू बी के पावर q बटा c के पावर r इंटू डी के पावर s हो तो हम डायरेक्ट परसेंटेज एरर अगर निकालें, अगर तुम a b c और d में अगर एरर करते हो तो y में परसेंटेज एरर यानी डेल्टा वाई परसेंट क्या होता है, डेल्टा वाई परसेंट बराबर होता है बाबू डेल्टा वाई परसेंट बराबर a का पावर p है तो p को के आगे आ जाएगा p इंटू a में परसेंटेज एरर प्लस q इंटू बी में परसेंटेज एरर r इंटू सी में परसेंटेज एरर डेल्टा सी परसेंट और प्लस एस इंटू डी में परसेंटेज एरर। भाई यही चीज़ जानना था हमको, जान चुके हैं, हमारे काम का चीज़ हो चुका है। अब आते हैं भाई क्वेश्चन पर, फटाफट आइए तो भाई सब कोई ध्यान दीजिएगा। भाई 11 नंबर क्वेश्चन हो गया था ना, चलो अपना असाइनमेंट का 12 नंबर क्वेश्चन देखो। कह रहा है यदि दो आवेशों के बीच की दूरी 2% बढ़ा दें तो बल कितना परसेंट घट जाएगा। भाई आपका 12 नंबर क्वेश्चन, दो आवेश बाबू, ये एक आवेश है और ये एक आवेश है, ये आवेश Q1 और ये आवेश Q2, दोनों के बीच की दूरी r है। देखो जी कह रहा कि अगर दो आवेशों Q1 और Q2 के बीच की जो दूरी है ये 2% बढ़ जाए, बाबू यही आवेश Q1 हो गया और यही आवेश Q2 हो गया, लेकिन अब उसकी दूरी उतना ही नहीं है, अब 2% बढ़ गया, थोड़ा सा और दूरी पर ये चार्ज चला गया Q2, यानी दूरी R कितना परसेंट बढ़ा, 2%, बस Q1 और Q2 वही रहा, बदला नहीं। कह रहा कि अगर दो आवेशों Q1 और Q2 के बीच की दूरी R 2% बढ़ा दें तो बल कितना परसेंट घटेगा। बाबू एक तो बात याद रखिएगा, जब दो आवेश हो अगर दोनों के बीच की दूरी बढ़ाते हैं ना, दो आवेश दूर जाते हैं तो बल घट जाता है। बाबू देख लीजिए कैसे घटता है, आपको पता है दो आवेशों के बीच बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। बल का सूत्र F बराबर 1/4 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। 1/4 ये कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। Q1 Q2 दोनों आवेश भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से देखेंगे तो F ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, कांस्टेंट को दोनों को अलग कर दो, दोनों को हटा दो भाई। F तो F और कांस्टेंट, इस दोनों कांस्टेंट को हटाओगे तो बराबर बदल जाएगा समानुपाती में। बस F समानुपाती 1/r²। बाबू यहाँ जानते हो कि दो आवेश के बीच बल का सूत्र है F बराबर 1/4 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये चीज़ कांस्टेंट, ये चीज़ कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट को हटाया, समानुपाती में बदल गया, तो F समानुपाती 1/r²। और ये समानुपाती नहीं है, सही पूछो तो व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती। F r² के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब अगर r बढ़ेगा, दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो बल डेफिनेटली स्क्वायर के रूप में घटेगा। आवेशों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो बल स्क्वायर के रूप में घटेगा। वैसे बता देते हैं, दूरी r अगर दुगुना हो जाएगा, दूरी r दुगुना ना होगा, दुगुना तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4, तो बल 4 गुना घट जाएगा। दूरी r 3 गुना बढ़ जाए, 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना, अगर दूरी 3 गुना बढ़ जाए तो 3 का स्क्वायर r 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, बल 9 गुना घट जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना। और बाबू F r² के व्युत्क्रम अनुपाती है, इसको कहते हैं वर्ग व्युत्क्रम नियम। वर्ग व्युत्क्रम नियम, इसको बाबू इंग्लिश में कहते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ, ISL, इन्वर्स स्क्वायर लॉ। तो बाबू याद रखेगा, आवेशों के बीच जो बल लगता है वो वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है, यानी F r² के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। दूरी बढ़ने पर बल वर्ग के हिसाब से घटता है, वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। चलो भाई 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि दो आवेशों Q1 और Q2 के बीच की दूरी 2% बढ़ जाए, ये दूरी 2% बढ़ जाए तो बल कितने परसेंट घटेगा। बाबू सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये दूरी जो है 1%, 2%, 5, 7, 10% तक बढ़ रहा है। मतलब अगर दूरी कम परसेंट तक बढ़े, दूरी में परसेंटेज चेंज कम हो, तब हम लोग जो फॉर्मूला लगाएंगे वही देख रहे हैं। चलो, बल का सूत्र क्या होता है, दो आवेश के बीच बल का सूत्र होता है भाई F बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बाबू ये 1/4πε0 ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को काट दो क्योंकि इसमें कभी भी कोई त्रुटि नहीं होगा, एरर नहीं होगा। Q1 इंटू Q2 ये भी बदला नहीं जा रहा है, ये भी कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को भी तुम काट दो, तो बस जो बच रहा है वो लिखो। F बराबर तो बराबर जो बच रहा है 1/r²। F बराबर 1/r²। अब इसको वही एरर वाला फार्मूला जो लगता है, बाबू एरर वाला वो जो फार्मूला लगता है ना, वो कम एरर के लिए ही सही है। अब बोलो तो F बराबर 1/r², तो परसेंटेज एरर इन F, डेल्टा F परसेंटेज एरर इन F बराबर 1 में तो नहीं होगा, r के पावर 2 है, तो पर 2 को 2 करके आगे 2 इंटू परसेंटेज एरर इन R, डेल्टा R परसेंट, 2 इंटू डेल्टा R परसेंट। डेल्टा R मतलब दूरी कितने परसेंट बढ़ाया गया, डेल्टा R दूरी कितना परसेंट बढ़ाया गया, दूरी R को 2% बढ़ाया गया, 2% यानी 2 दूना 4%। तो भाई बल में कितने चेंज हुआ, बल में परसेंटेज चेंज हो जाएगा, डेल्टा F परसेंट बराबर 4%। और बाबू दूरी बढ़ता है तो 4% बल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 4% बल घट जाएगा कब, जब बाबू दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2% बढ़ा देंगे तब। चलो जी, 12 नंबर ख़त्म, 13 पर आओ, जल्दी 13 पर आओ भाई, सभी कोई ध्यान देंगे। 13 नंबर क्वेश्चन, भाई 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी 50% बढ़ा दे तो बल कितना परसेंट घट जाएगा। भाई समझिए, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी 50% बढ़ा दें, यह आवेश Q1 है, यह आवेश Q2 है। भाई Q1 और Q2 आवेश R दूरी पर है। अब बोलो बाबू इसके बाद से, अब दोनों आवेशों के बीच की दूरी 50% बढ़ा दें, ये बाबू Q1 और ये उतना ही नहीं रहा, अब बढ़ गया, 50% बढ़ गया। और ये Q1 है Q2, अब दोनों के बीच की दूरी R 50% बढ़ गया। पहले R था, R प्लस 50 R बटा 100, यानी 50 दूना 100, यानी R प्लस R/2, तो 2R प्लस R 3R/2,
50% बढ़ा दिए तो दूरी हो गया 3r/2। तो बाबू बोलो तो जब Q1 Q2 आवेश R दूरी पर थे तो बल F नहीं F1 लगा। F1 बराबर होगा 1/4πε0 और बाबू Q1 इंटू Q2 बटा R²। पहले बल जब R दूरी पर थे आवेश तो 1/4πε0 Q1 Q2/R²। अब भाई बोलो अगर दोनों आवेशों के बीच की दूरी Q1 और Q2 के बीच की दूरी अब R ही नहीं रखे, 50% बढ़ा दिए, ये R नहीं है, अब 50% बढ़ गया यानी R प्लस 50R/100, 50 दूना 100 तो 2R + R 3R/2। अब दूरी 3R/2 हो गई। तो अब दोनों आवेशों के बीच बल, अब बाद में बल F1 नहीं F2 बराबर 1/4πε0, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटा R²। दूरी R अब 3R/2 हो चुकी है क्योंकि 50% बढ़ गया है तो 3R/2 हो गया। तो F2 बराबर हो गया बाबू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटा 3 तरीके 9R²/4, 4 नीचे से ऊपर चला जाएगा तो बाबू F2 बराबर हो गया 4/9। ये 4/9 अलग कर दो तो 4/9 और 1/4πε0 Q1 Q2/R², 1/4πε0 Q1 Q2/R²। और बाबू F2 बराबर हो गया 4/9 और 1/4πε0 Q1 Q2/R²। यही चीज़ ना है, 1/4πε0 Q1 Q2/R², 1/4πε0 Q1 Q2/R², ये F1 है, F1। तो F2 बराबर 4/9 F1। अब कह रहा है तो बोलो तो भाई कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी, ये दो आवेशों के बीच की दूरी R को 50% बढ़ा दे, 50% बढ़ा दे तो नया बल F2 हो जाएगा 4/9 F1। तो बल में कितने परसेंट का चेंज होगा बाबू? बल में परसेंटेज चेंज, बल में परसेंटेज चेंज बराबर होता है फाइनल बल F2 माइनस इनिशियल बल F1 बटा इनिशियल F1 इंटू 100% होता है ना। तो भाई यही हो जाएगा 100% हो जाएगा। भाई बताइए F2 कितना है? इस F2 का मान देखिए यहाँ पे 4/9 F1, तो 4/9 F1 माइनस F1 बटा F1 इंटू 100% हो जाएगा भाई। F1 कॉमन ले लो ऊपर से तो 4/9 माइनस 1, भाई F1 कॉमन तो 4/9 माइनस 1 बटा नीचे F1 इंटू 100%। तो भाई F1 से F1 चला गया तो 4 में से 9 जाएगा, माइनस 5/9, माइनस 5/9 इंटू 100%। बाबू अगर करोगे तो माइनस 5 इंटू 100 माइनस 500/9%, माइनस तो माइनस 9×5=45, 9×5=45, 5×0=50, 55.55% हो जाएगा। तो भाई बल में कितने परसेंट का कमी आएगा? यहाँ माइनस साइन बता रहा है भाई कि बल अगर दो आवेशों के बीच की दूरी 50% बढ़ाए, 50% दूरी बढ़ाएंगे तो बल में 55.55% का कमी आ जाएगा। क्यों? आवेशों के बीच की दूरी बढ़ती है तो बल क्या हो जाता है? घट जाता है, और घट जाता है तो यहाँ निगेटिव साइन आया हुआ है ना जी। तो भाई 13 नंबर भी कंप्लीट। चलो भाई 14 नंबर क्वेश्चन फटाफट आप लोग असाइनमेंट देखो। कह रहा है यदि दो आवेशों के बीच की दूरी 3 गुनी कर दे तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चलो भाई 13 नंबर कह रहा है कि अगर दो आवेश के बीच की दूरी 3 गुनी कर दें, भाई ये दो आवेश हो गए, एक Q1 और एक Q2, और दोनों के बीच की दूरी R है। कह रहा है कि अगर दो आवेशों Q1 और Q2 के बीच की दूरी 3 गुनी कर दें, दूरी बाबू वो नहीं रहे, दुगुना नहीं हो, 3 गुना हो जाए। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बाबू 3 गुनी कर दें, यानी अब R नहीं हो, R 3R हो जाए। बाबू कह रहा है कि अगर दो आवेशों Q1 और Q2 के बीच की दूरी 3 गुनी कर दें तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर थोड़ा सा समझदार हो तो जानते हो कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होता है वो वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है, F व्युत्क्रमानुपाती R²। अच्छा, F अगर R² के व्युत्क्रमानुपाती है तो R अगर दूरी R 3 गुना बढ़ाओगे, R 3 गुना बढ़ाओगे
तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9। तो बल 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 7 8 9, बल 9 गुना कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बाबू बताओ तो, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी 3 गुनी कर दी जाए, यहाँ से उठा के यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी 3 गुनी कर देंगे तो 3 गुना दूरी करने से बल 3 का स्क्वायर 9 गुना कम हो जाएगा। तो भाई ये भी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया भाई। तो भाई 14 भी कंप्लीट। आते हैं हम लोग 15 पर। भाई 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है जी, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी 75% बढ़ा दी जाए, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी 75% बढ़ा दी जाए तो बल कितना परसेंट घट जाएगा। बाबू 75% ज़्यादा है, जब 75% वृद्धि बहुत ज़्यादा है ना, तो उसको हम त्रुटि वाले फार्मूला से नहीं बनाएंगे, उसको ओरिजिनल फार्मूला से बनाएंगे। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी, पढ़ रहे हैं ना असाइनमेंट, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी 75% बढ़ा दें, भाई पहला आवेश है Q1, दूसरा आवेश है बाबू Q2, दोनों के बीच की दूरी R। अब यही दूरी 75% बढ़ा दें, देखिए भाई ये Q1 रहेगा ही, लेकिन अब दूरी R नहीं रहेगी, 75% बढ़ गई। ये Q1 और Q2 अब यहाँ पे नहीं है, 75% बढ़ गया। पहले R था, R प्लस 75 R बटा 100, R प्लस R का 75%, तो R प्लस R का 75% यानी R इंटू 75 बटा 100, और 25 3 75, 25 चौके 100, तो ये हो गया R प्लस 3R/4, 4R 3R 7R बटा 4, 7R/4 हो गया। ये अब नई दूरी कितनी होगी, 75% बढ़ा दिए। पहले दूरी दो आवेशों Q1 और Q2 के बीच की दूरी R थी, और जब 75% बढ़ाएं तो R प्लस 75 R बटा 100 किए, तो 25 3 75, 25 चौके 100, 4R प्लस 3R 7R बटा 4। अब नई दूरी इतनी हो गई। भाई जब दूरी R थी, Q1 और Q2 के बीच की दूरी जब R थी, तो बल का सूत्र क्या होता है, बल का सूत्र F बराबर, F नहीं F1, पहली स्थिति बल F1 बराबर 1/4πε0 और Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। कब, जब दोनों के बीच की दूरी R थी तब। स्टार्टिंग का बल 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब जब 75% जब दूरी बढ़ गई, जब दूरी बढ़ गई तो नया बल F1 नहीं F2 बराबर 1/4πε0, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। लेकिन इस समय की दूरी R क्या हो गई, 7R/4, तो 7R/4 का होल स्क्वायर। तो भाई F2 बराबर क्या हो गया, बाद में बल F2 बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटा 7 7 49 बटा 4 चौके 16, तो 49 R स्क्वायर बटा 16, तो बटा 16 ऊपर चला जाएगा, इंटू 16 हो जाएगा। बहु 16 बटा 49 अलग कर दो, तो F2 बराबर हो गया 16 बटा 49। बहुत अच्छा, 16 बटा 49, और ये जो बचा है उसको लिख दो 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। और बाबू ये चीज़ क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ये क्या है भाई, F1 है ना। तो F2 बराबर 16 बटा 49 F1, हमको F2 और F1 मिल ही गया। तो भाई जब आवेश R दूरी पर है, Q1 और Q2 दो आवेश R दूरी पर हैं, R दूरी पर हैं, तो बल F1 है इतना। अब जब बाबू यही Q1 और Q2 आवेश की दूरी 75% बढ़ा दिए, तो दूरी 75% बढ़ने के बाद इतना हो गई, तो बल F1 नहीं F2 हो गया, F2 16 बटा 49 F1 हो गया। चलिए बल तो इतना हो गया, हमको F1 तो मालूम है, F2 भी पता चल गया। तो अब बल में परसेंटेज चेंज, पहले तो बाबू दूरी कम थी तो बल F1 था, दूरी बढ़ गई 75% तो F2 हो गया। तो बल में परसेंटेज चेंज, इसलिए परसेंटेज चेंज बराबर अंतिम बल F2 माइनस प्रारंभिक बल बटा प्रारंभिक बल इंटू 100%। भाई बताओ F2, अंतिम बल F2 क्या है, F2 है 16 बटा 49 F1, 16 बटा
49 F1 माइनस F1 बटा F1 इंटू 100%। भाई F1 कमन ले लो तो 16/49 माइनस 1 बटा F1 इंटू 100%। F1 गया तो भाई 16 में से 49 जाएगा तो 16 माइनस 49 बटा 49 इंटू 100%। थोड़ा सा समझदार हो, 16 में से 49 जाएगा तो भाई आपको तो पता ही है कि -36 हो जाएगा। -36/49 इंटू 100%, लगभग 49 दूना 98, दो नहीं 2.1 मान सकते हो, या लगभग दुए मानो। 36 दूना 72, 72 एक 73, 74 जो भी है, लगभग -73% या 74%। तो बाबू बल -73%, मतलब बल 73% घट जाएगा। तो बाबू तुम समझ गए, क्या समझे? बल बाबू दो आवेशों के बीच की दूरी, अगर 75% बढ़ाएं, दो आवेशों के बीच की दूरी 75% बढ़ा दें तो बल 73%। बाबू 36 दूना 72, 72, 73, 74, 74% के आसपास आएगा। बल 74% घट जाएगा ना जी। बहुत अच्छा, 15 नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट है भाई। अब हम लोग देखेंगे 16 को। आप लोग एक काम करिए भाई, सब कोई नोट कर लीजिए, 16 नंबर क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, थोड़ा देखिएगा भाई। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कूलाम आवेश की 3 परिभाषा दें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई। एक कूलाम आवेश की 3 परिभाषा दें। समझ लीजिए, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक कूलाम आवेश की 3 परिभाषा देनी है। पहली परिभाषा एकदम आसानी से दे रहे हैं, फर्स्ट डिफिनीशन। बाबू तुम पढ़े हो Q बराबर क्या होता है, NE। Q बराबर NE, तो हमको एक कूलाम की परिभाषा देनी है, तो Q बराबर NE, तो N निकालो। N बराबर हो जाएगा Q/E। N बराबर Q कितना, आवेश कितना है, एक कूलाम, बटा E है इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम। कूलाम से कूलाम कट जाएगा तो N बराबर हो जाएगा 10⁻19, ऊपर जाएगा तो 10⁻+19 होगा। 10⁻+19 मतलब 10 × 10⁻18 और बटा 1.6 बचेगा। 10 में 1.6 से भाग देंगे तो 6.25 × 10⁻18। तो भी पता चल गया इतने इलेक्ट्रॉन्स। तो भाई एक कूलाम आवेश की परिभाषा अब दी जा सकती है। पहली परिभाषा किस तरह दिए हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से दिए हैं। जानते हैं भाई Q बराबर होता है NE। Q बराबर NE, तो हम कोशिश करें एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे N निकालने की। N निकालने की कोशिश की है तो Q बराबर NE, तो N बराबर हो गया बाबू Q/E। Q/E हम सॉल्व किए तो हमको पता चला कि एक कूलाम आवेश में एगो, दूगो, तीनगो, चारगो, पाँचगो, कितने भाई, एक कूलाम आवेश में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो भाई एक कूलाम आवेश की परिभाषा हो गई। एक कूलाम किसको कहते हैं, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर कुल जो आवेश होता है वही एक कूलाम, या सही पूछो तो -1 कूलाम आवेश कहलाता है। तो क्या कर सकते हो भाई, कर सकते हो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर, इलेक्ट्रॉन्स से अच्छा रहेगा प्रोटॉन्स लिख दो, प्रोटॉन्स पर कुल आवेश की मात्रा को एक कूलाम आवेश कहते हैं। तो भाई पहली परिभाषा तो बन गई एक कूलाम आवेश की। अब भाई दूसरी परिभाषा देखिए एक कूलाम की। भाई दूसरी परिभाषा, सेकंड डिफिनीशन की अगर बात करें, तुम सब कोई जानता है भाई कि कोई वायर है, ये कोई तार है, इस तार से करंट बह रहा है, इस तार से करंट बह रहा है I, और I करंट बह रहा है तो Q समय में T आवेश गुजर रहा है। अगर एक तार से T समय के भीतर, ये भाई आवेश हम दिखा रहे हैं कि ये आवेश बह रहा है। भाई जानते हो ना कि जब भी तार से करंट बहता है, तो करंट बहने का मतलब इसके अंदर आवेश बहने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बहने लगते हैं। तो भाई एक तार है जिससे T समय में, इस तार से T समय में Q आवेश बहा, तो पूरे T समय में Q आवेश बहा, तो 1 सेकंड में Q/T, और 1 सेकंड में जो आवेश बहता है इसी Q/T को ही करंट कहते हैं।
करंट को आई से सूचित करते हैं, आई बराबर हो गया क्यू बाई टी। तो सब कोई जानता है कि करंट आई बराबर होता है क्यू बाई टी। भाई हमको तो परिभाषा देनी है एक कूलाम आवेश की ना जी। तो भाई कोई पूछे एक कूलाम आवेश किसको कहते हैं, लेट मान लेते हैं टाइम है 1 सेकंड, टाइम 1 सेकंड मान लिए, और धारा बही 1 एम्पियर की, दो चीज़ मान लिए। अब हमको पता है, हम लोग 10th क्लास में ही पढ़े हैं कि धारा का सूत्र होता है धारा आई बराबर क्यू बाई टी। धारा आई बराबर क्यू बाई टी। हम मान लेते हैं कि किसी तार से 1 एम्पियर की धारा बही और 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक बही। एक तार है जिससे 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक बही। तो चलो भाई, सब कोई पढ़ा है कि आई बराबर होता है क्यू बाई टी। तो यहाँ से क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर होगा आई इंटू टी। तो क्यू बराबर आई, तार से कितनी धारा आई बही, तार से धारा भरी भाई हम जिस तार को लिए, तार से धारा भरी 1 एम्पियर की, और कितने समय के लिए, 1 सेकंड के लिए। तो 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक बहे, तो क्यू बराबर 1 इंटू 1 1 और एम्पियर सेकंड, 1 एम्पियर सेकंड। तो आवेश क्यू बराबर हो गया 1 और एम्पियर सेकंड को कहते हैं कूलाम। तो भाई आवेश की दूसरी परिभाषा, एक कूलाम आवेश की दूसरी परिभाषा इस तरह दे सकते हो कि अगर किसी तार से 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक बहे, अगर किसी तार से 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक बहे, अगर एक तार से 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए बहे, तो बहने वाला कुल आवेश जो होता है वो 1 कूलाम होता है। तो भाई फिर से इसको देख लेते हैं। भाई हम लोग यहाँ से यहाँ तक तो किए पहले वाला काम जो 10th क्लास में करते थे। भाई एक तार है, इस तार से, ये भाई एक तार है, इस तार से टी समय में क्यू आवेश बहा, इस तार से टी समय में क्यू आवेश बहा। तो टी समय में बाबू क्यू आवेश बहा, तो 1 सेकंड में कितना बहेगा क्यू बाई टी, और 1 सेकंड में जो आवेश बहता है उसी को करंट कहते हैं। करंट आई बराबर हो गया क्यू बाई टी। करंट का सूत्र होता है भाई आई बराबर क्यू बाई टी। हमने मान लिया कि एक तार से टी बराबर 1 सेकंड में, टी बराबर 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा बह रही है। मान लिया कि किसी तार से 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक बह रही है, तो उसके लिए क्यू निकालें। तो आई बराबर क्यू बाई टी। तो क्यू बराबर क्या हो गया, क्यू बराबर आई टी। आई है 1 एम्पियर की धारा तार से बह रही है 1 सेकंड के लिए, 1 इंटू 1 मतलब 1 एम्पियर सेकंड यानी कूलाम। तो यदि किसी तार से 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक बहती है, तो बहने वाला जो आवेश होता है भाई वही होता है 1 कूलाम। तो इस तरह तो भाई हमने 1 कूलाम की दूसरी भी परिभाषा देख ली। चलो भाई 1 कूलाम की तीसरी परिभाषा देखते हैं, थर्ड डिफिनीशन। ये इंपॉर्टेंट है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्योर डिफिनीशन है 1 कूलाम का। 1 कूलाम आवेश का डिफिनीशन देखना है तो हम पहले ही इस आवेश Q1 को भी मान लेते हैं 1 कूलाम, और भाई इस आवेश Q2 को भी मान लेते हैं +1 कूलाम ना जी। हमको 1 कूलाम आवेश की परिभाषा देखनी है। 1 कूलाम आवेश की परिभाषा हमको देखने की क्या होगा, तो पहले ही पहला आवेश Q1 बराबर +1 कूलाम ले लिए, और दूसरा आवेश Q2 बराबर भी +1 कूलाम ले लिए। ये भी 1 कूलाम, ये भी 1 कूलाम ले लिया, और दोनों के बीच की दूरी r बराबर 1 मीटर ले लिए। सब चीज़ 1, पहला आवेश Q1 भी 1 कूलाम, Q2 भी 1 कूलाम, और दूरी भी 1 मीटर। और मान लिए बाबू कि दोनों आवेश निर्वात में रखें, वैक्यूम में रखें। तो अब ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, 1 कूलाम आवेश मान ही लिए हैं, तो ये प्लस इस प्लस को विकर्षित करेगा, कितना बल लगेगा F, और ये भी प्लस इस प्लस को विकर्षित करेगा, तो विकर्षण का बल निकाला जाए कितना होगा। भाई 1 कूलाम दोनों आवेश 1 मीटर की दूरी पर है, तो बल कितना लगेगा। बल का सूत्र होता है F बराबर 1/4πε0, और Q1 इंटू Q2 बाई r²। तो बल F बराबर 1/4πε0 का मान क्या होता है, 1/4πε0 9 × 10⁹ इंटू Q1 पहला आवेश 1 कूलाम, Q2 1 कूलाम, r 1 मीटर का स्क्वायर, तो 1 इंटू 1/1 का स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा। तो भाई बल F बराबर हो गया 9 × 10⁹ 9 × 10⁹, और ये बल किस में होगा, न्यूटन। तो भाई अब हम यहाँ से 1 कूलाम की परिभाषा दे सकते हैं। तो 1 कूलाम की परिभाषा क्या है, यदि समान मैग्नीट्यूड, समझ लीजिएगा, यदि समान मैग्नीट्यूड Q और समान प्रकृति वाले आवेश, या तो प्लस या तो माइनस,
यदि समान मैग्नीट्यूड क्यू क्यू और समान प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से निर्वात में वैक्यूम में 1 मीटर की दूरी पर हों। यदि समान मैग्नीट्यूड और समान नेचर के दो आवेश एक दूसरे से निर्वात में वैक्यूम में 1 मीटर की दूरी पर हों और दोनों के बीच अगर बल 9 × 10⁻9 न्यूटन का लगे, 9 × 10⁻9 न्यूटन का बल लगे, तो दोनों आवेश जो होते हैं वो एक एक कूलाम आवेश कहे जाते हैं। भाई दोनों आवेश, ये भी 1 कूलाम और ये भी 1 कूलाम आवेश कहे जाते हैं। तो इस तरह भाई 1 कूलाम आवेश की तीसरी परिभाषा भी हमने दे दी। ओके, तो चलिए यहाँ तक तो कंप्लीट हुई, 16 नंबर भी कंप्लीट। चलो भाई 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी आसान क्वेश्चन है। एप्साइलन आर की दो परिभाषा दें। भाई कह रहा है कि एप्साइलन आर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, आपेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी। भाई कहता है कि एप्साइलन आर आपेक्षिक विद्युतशीलता की दो परिभाषा दे। दो ठो डिफिनीशन देना है आपेक्षिक विद्युतशीलता का। भाई पहला डिफिनीशन दे रहे हैं एप्साइलन आर का। भाई पढ़े हो, किसी भी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्साइलन बराबर एप्साइलन 0 इंटू एप्साइलन आर। पढ़े, किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्साइलन बराबर एप्साइलन 0 इंटू एप्साइलन आर। यहाँ से एप्साइलन आर का निकालो मान। एप्साइलन आर बराबर क्या होगा, एप्साइलन आर बराबर एप्साइलन बटा एप्साइलन 0, एप्साइलन बटा एप्साइलन 0। एप्साइलन क्या है भाई, एप्साइलन है माध्यम की विद्युतशीलता। तो भाई माध्यम की विद्युतशीलता हो गया एप्साइलन, और बटा एप्साइलन 0 है, एप्साइलन 0 है भाई निर्वात की विद्युतशीलता। तो आपको परिभाषा तो इसी तरह बन गया भाई, इसी तरह बन गया। आपेक्षिक विद्युतशीलता किसको कहते हैं, कोई पूछ दे जी आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्साइलन आर किसको कहते हैं, तो किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात होता है, किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात जो होता है उसी को हम लोग आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। इसको एप्साइलन आर से सूचित करते हैं। पहला डिफिनेशन हो गया। दूसरा डिफिनेशन, तो भाई ये पहला डिफिनेशन अपने से लिख लेना। क्या लिखोगे, जानते हो ना, लिखोगे भाई, लिखना होगा तो क्या लिखोगे, एप्साइलन आर का परिभाषा लिखना हो तो कह सकते हो कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता एप्साइलन और निर्वात की विद्युतशीलता एप्साइलन 0 का अनुपात ही आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। भाई ये तो हो गया दूसरा डिफिनेशन, भी फटाफट देख लो भाई। अब दूसरा डिफिनेशन देना है ना, बहुत अच्छा चीज़ हम बता रहे हैं भाई। किसी माध्यम की ही ने आपेक्षिक विद्युतशीलता देखनी है, किसी माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता का डिफिनेशन देखना है। ये आवेश Q1 और Q2 r दूरी पर है। भाई एक बार इन दोनों आवेशों को निर्वात में रख दो, वैक्यूम, इन वैक्यूम। भाई एक बार Q1 और Q2 आवेश को r दूरी पर हमने निर्वात में रखा है, वैक्यूम में रखा है। अब एक दूसरा फिगर बना रहे हैं जिसमें यही Q1 और Q2 आवेश, यही Q1 और यही Q2 आवेश आरे दूरी पर, अब निर्वात में नहीं, एक माध्यम में है, पानी में, मोम में, किसी भी माध्यम में, ठीक है, एक माध्यम में है। और इस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता है भाई एप्साइलन आर। तो भाई इस माध्यम में, निर्वात में, अगर निर्वात में है तो निर्वात में Q1 और Q2 के बीच बल होगा F1 ना जी। तो भाई जब निर्वात में है दोनों आवेश, तो दोनों आवेशों के बीच Q1 और Q2 के बीच बल क्या होगा, F1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्साइलन 0 और Q1 इंटू Q2 बटा r²। F1 हो गया 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा r²। अब भाई यही Q1 और Q2 आवेश, यही Q1 और Q2 आवेश बाबू आरे दूरी पर हैं, लेकिन ये किसी माध्यम में है जिसका एप्सिलॉन आर है। तो भाई इन Q1 और Q2 के बीच बल, भाई ये Q1 इसको F1 नहीं F2, ये F2 बल से और ये भी F2 बल से विकर्षित करेगा। अब माध्यम में, अब निर्वात में था तो जो बल था दोनों आवेशों के बीच F1 था, माध्यम हो गया तो बल हो गया F2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर, माध्यम में हो गया ना जी।
अगर दोनों आवेश अब माध्यम में सेकंड बार माध्यम में रखें तो बल 1/4 पे एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। बहुत अच्छा भाई, एक काम करते हैं हम लोग, अब हम दोनों बलों का अनुपात निकाल दे रहे हैं। नाउ F1/F2, F1/F2, मतलब निर्वात में दोनों आवेशों को रखने पर लगने वाला बल, बटा F2 है माध्यम में दोनों आवेशों को रखने पर लगने वाला बल। F1 का मान क्या है भाई? F1, इस F1 का मान यहाँ पे है, F1 का मान बोलो इतना है। F1 का मान रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर, निर्वात में बल है। और F2 माध्यम में बल है भाई, माध्यम में 1/4 पे एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर, और Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, बस एप्सिलॉन आर बचेगा सबसे नीचे तो सबसे ऊपर, तो एप्सिलॉन आर हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज डेट, अब एप्सिलॉन आर का मान यही ना है आपको, F1/F2, एप्सिलॉन आर बराबर हो गया भाई F1/F2। तो F1 क्या है? निर्वात में दोनों आवेशों को रखने पर बल, निर्वात में दोनों आवेशों को कुछ दूरी पर रखने पर लगने वाला बल, बटा F2 क्या है? ये F2 है बाबू, माध्यम में, किसी माध्यम में दोनों आवेशों को रखने पर लगने वाला बल। तो भाई इसी के आधार पर आप परिभाषा दे सकते हैं। एप्सिलॉन आर की परिभाषा आप अपने मन से लिख सकते हैं कि जब दो आवेशों को निर्वात में रखा जाता है तो उस समय लगने वाला बल F1, और जब उन्हीं आवेशों को माध्यम में रख देते हैं तब उनके बीच लगने वाले बल F2 का अनुपात ही एप्सिलॉन आर कहलाता है। यानी बाबू एप्सिलॉन आर बराबर हो गया F1/F2। अच्छा, थोड़ा सा बताया जाए, निर्वात में बल तो ज़्यादा होता है F0, लेकिन पानी में जब दोनों आवेशों को रख देते हैं तो 81 गुना बल घट जाता है। तो निर्वात में बल कितना होता है? F0, और माध्यम में बल, पानी में अगर बल देखा जाए तो F0/81, F0 से F0 कट जाएगा तो सबसे नीचे 81 तो सबसे ऊपर। तो इसीलिए पानी के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है? पानी के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 81 होती है ना जी। ओके, तो भाई अब यहाँ तक आपको ख़त्म किया जाता है। आप लोग एक काम करेंगे, सबको तैयार करते जाइए, ठीक है।